हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आ गए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के लेक्चर नंबर 9 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। ठीक है, तो आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल द कॉन्सेप्चुअल एकेडमी में। तो देखिए, पहले देखते हैं कि जो सिलेंडर है वो कितने तरीके का हो सकता है, बेलन कितने तरीके का हो सकता है। तो जो सिलेंडर है वो चार तरीका का, पहले तो होगा दो तरीका का, या फिर वो अंदर से खोखला होगा या फिर वो अंदर से भरा हुआ होगा। यानी कि क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है हॉलो, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है सॉलिड। सॉलिड सही है। जो लिए हॉलो वो क्या हो सकता है, या फिर कंडक्टर, ठीक है, और हो सकता है कि या फिर वो नॉन कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, ठीक है। चलो, और जो ये सॉलिड हो सकता है कि एक कंडक्टर हो या फिर नॉन कंडक्टर हो, कंडक्टर हो या फिर नॉन कंडक्टर हो। अच्छा, अब पता है हम लोग चारों मटेरियल का बनेगा सिलेंडर, उस सब के वजह से आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है। ठीक है, तो चारों के वजह से अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या है ना, इसका प्रॉपर्टीज कुछ कुछ कॉमन आता है। क्या कॉमन आता है? कॉमन ये आता है कि अगर अगर हम इन चारों में से किसी तीन का नाम बताएंगे भी, इन चारों में से मतलब कि हॉलो कंडक्टर सिलेंडर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, या फिर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इस चार के वजह से हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और अब क्या है, इन चार में से तीन ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में पहले जानिए, फिर जानेंगे कि ये कौन है। प्रॉपर्टीज ये है, इनमें से अगर तीन ऐसे हैं जिनको अगर लेंगे हम और उनके अंदर, और ऐसा है ना, ऐसे है सिलेंडर, और इसके अंदर अगर हम डालेंगे चार्ज, तो चार्ज अंदर नहीं रह के इनके सरफेस पर जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, इनके सरफेस पर जाकर के एक्यूमुलेट हो जाएगा। और वो कौन कौन है, ठीक है, तो अभी लिखते हैं। आप लोग पेन और पेपर निकाल लीजिए और जो हम बोल लें या फिर जो यहाँ पर हो रहा है उसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या हम लिखते हैं, इसके तीन है, कौन कौन है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, और कौन? हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, और कौन है? हॉलो कंडक्टिंग या फिर कौन? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है ना। एक किसके बारे में बात करें हम लोग? सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर, ठीक है ना। अगर हम लोग सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या फिर हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर लें या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लें, तो ये तीन गो में क्या है कि चार्ज जो है इनके सरफेस पर जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है, उसमें क्या होता है, चार्ज उसके अंदर, यानी उसके जो अंदर है ना वॉल्यूम, उसमें वो फैल जाता है, उसके सरफेस पर नहीं आता है। ठीक है, उसके अंदर वॉल्यूम में रहता है। तो हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ेंगे फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें लेते हैं, ठीक है। क्या होता है? गैलियम सिलेंडर, ठीक है, एक सिलेंडर लिए ऐसे, और क्या किए इसमें एक लिए सिरिंज, अरे सुई देने वाला, और उसमें चार्ज भर लिए सपोज कीजिए, और उसके अंदर डाल दिए, डाले डाले देखें कि जितना चार्ज है ना उनके सरफेस पे आके आ गया, सरफेस पे आ गया, सब चार्ज कैसे आ गया? सरफेस पे आ गया। इनके जो है ना सरफेस, कर्व सरफेस एरिया, तो बस जितने इनका कर्व सरफेस है वहां पे जाके आ गया सब। ठीक है, और ऐसा सपोज कीजिए यूनिफॉर्मली गया होगा सब जगह पर, इसके एरिया में पर यूनिट एरिया ये इक्वल होगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, पहला लेते हैं केस। केस वन में क्या लेते हैं? इनसाइड देखते हैं, इनसाइड देख लेते हैं, इनसाइड। इनसाइड में इसका मान लेते हैं हम रेडियस आर, आर। अब आप लोग को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा बहुत लोग को,
कि एक सिलेंडर की वजह से जो गॉसियन सरफेस बनता है वो भी सिलिंड्रिकल ही होता है, ठीक है। तो पहले इसका बनाइए गॉसियन सरफेस, वो कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा, ठीक है ना, ये कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। ले लिए कैसा, सिलिंड्रिकल ले लिए। इसका रेडियस कितना होगा, मान लो इसका रेडियस आर होगा, मान लो कितना होगा, आर होगा। इसका लेंथ कितना होगा, एल होगा, मान लो लेंथ, सही है। चलो अब इनसाइड में क्या होगा, आर जो है वो लेस देन बिग आर रहेगा इनसाइड में। अच्छा अब ध्यान दो, अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला में क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोले थे, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से कांस्टेंट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म है, कहीं ना कहीं ज्यादा कहीं कम है, वो सब जगह कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट के टर्म बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, अच्छा बताइए आप, ई डी ए कॉस थीटा होता है तो क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। अब बताइए इसके वजह से ऊपर बन रहा होगा एरिया वेक्टर, इसके वजह से एरिया वेक्टर नीचे बन रहा होगा, और इसके वजह से एरिया वेक्टर ऐसे बन रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, देखिए इसका तीन सरफेस हुआ, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक कर्व सरफेस वाला, तीन हुआ। तो ऊपर के वाला की वजह से एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो बना 90, यानी वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा नहीं। बात रहा है यहाँ के, तो यहाँ से भी नहीं होगा, क्योंकि ये है एरिया वेक्टर और ये है एरिया वेक्टर नीचे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये भी कितना बना 90, ये भी नहीं होगा, होगा तो इससे होगा। तो इसमें कैसा है, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, यानी कि थीटा का मान 0, यानी कि क्या होगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी है, cos 0 का मान 1, यानी क्या होगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ डी है, यानी कि देखो स्मॉल सा एरिया है, ठीक है, जो कर्व सरफेस का एक स्मॉल सा एरिया की है उसका इंटीग्रेट करनी है, यानी कि बिग सा एरिया, पूरा एरिया। तो पूरा एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई आर एच, यहाँ पे एच कितना है, एल है, तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, सही है। सो मान लो इक्वेशन 1। अब देखो गॉस लॉ से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन 2 मान लो, ठीक है। देखो एलएचएस इक्वल टू एलएचएस, इसलिए आरएचएस इक्वल टू आरएचएस, ठीक है ना। तो एलएचएस इक्वल टू एलएचएस, इसलिए आरएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी क्या हुआ यहाँ पर ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर कितना चार्ज है, 0 चार्ज। तो इसके जो बड़े वाला है सिलेंडर उसकी उस पे ना चार्ज है, हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर 0, तो कितना होगा चार्ज इक्वल टू 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग यहां से जान जाइए कि किसी भी मतलब अगर हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लें या फिर हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर लें या फिर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लें, हॉलो नॉन कंडक्टिंग लें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होगा, सही है। चलो अब देख लेते हैं आउटसाइड में, उसको उतार लिया ना, चलो अब देखते हैं आउटसाइड में क्या होगा। अच्छा देख लेते हैं आउटसाइड में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आउटसाइड में। देखो आउटसाइड में क्या होगा, जो हम स्मॉल आर लेंगे वो बड़ा होगा बिग आर से, स्मॉल आर क्या होगा, बड़ा होगा बिग आर से, है ना। ये लेते हैं, पहले सिलेंडर लेते हैं, एक हमारा होगा पहले से होगा सिलेंडर ऐसे, एक कैसा, किस सिलेंडर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हम वैसे सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, देखो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर या फिर हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, बस उसी के लिए एप्लीकेबल है। क्या किए तुम चार्ज दिए, चार्ज जाकर हो गया सरफेस पे एक्यूमुलेट, क्या हुआ सरफेस पे जाकर
एक्यूमुलेट हो गया। तो बात करना है इसके आउटसाइड में, तो इसका कैसा होगा गॉसियन सरफेस, इससे बाहर कैसा होगा सिलेंड्रिकल होगा। तो सिलेंड्रिकल ले लेते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ले लेते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है, ले लेते हैं ऐसा। चलो हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ऐसे, अब वो तो पता होगा, इसको हम आर मान लेते हैं, बिग आर, और इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, बड़ा वाला को स्मॉल आर, ठीक है। ये बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बताओ यहां से बनेगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ऐसे, ठीक है। अब देखो एरिया वेक्टर कैसे बन रहा होगा, इसके वजह से एरिया वेक्टर ऊपर, इसके वजह से एरिया वेक्टर नीचे, इसके वजह से एरिया वेक्टर इधर, सही है ना। चलो यानी कि इससे भी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इससे हो जाएगा जीरो, इससे सिर्फ होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos थीटा, तो थीटा का मान जीरो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, तो ई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए यानी कि स्मॉल सा डी को हम जोड़ना है, क्या होगा बड़ा सा एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू कितना होता है 2 पाई आर एल, इसको मान लेते हैं लेंथ एल यहां तक, तो क्या होगा 2 पाई आर एल, इसको मान इक्वेशन 1, सही है, समझे। बस इसका निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्या। अब देखते हैं गॉस लॉ से, गॉस लॉ से, गॉस लॉ क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों को पता होगा एक टर्म, या फिर नहीं पता होगा तो जान लीजिए, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया, यानी कि चार्ज लिख सकते हैं हम सिग्मा इंटू एरिया, एरिया किसका जहां पर चार्ज हो, जहां पर चार्ज हो, चार्ज कहां पर है इसके कर्व सरफेस एरिया पे है ना, जो बिग आर है, बिग आर वाला जो है सिलेंडर उसके कर्व सरफेस एरिया पे है, तो उसका क्या होगा एरिया कर्व सरफेस का 2 पाई आर एल, 2 पाई बिग आर इंटू एल, सही है ना। इसके वजह से जो है ना स्मॉल सिलेंडर, इसके वजह से हम लोग इस चार्ज को निकालेंगे, क्योंकि चार्ज इसी पे है ना, थोड़ा ना बड़ा वाला पे है, समझे। चलो बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको मान लो इक्वेशन 2, 1 और 2 में देखो LHS इक्वल टू LHS, इसलिए RHS इक्वल टू RHS है ना, क्या आया E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई से 2 पाई कट गया, L से L कट गया, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आया ना। देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ऐसे एक चीज और देख सकते हो, आर कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यानी कि आर, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, यानी जैसे जैसे आर अब हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमते रहेगा, यहां से हम एक चीज नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान होगा, अरे हाँ ना बोल कुछ हो, चलो ठीक है। अब देखते हैं अब क्या बचा हम लोग के पास, अब बचा हम लोग के पास सॉलिड कंडक्टर, क्या बचा सॉलिड कंडक्टर, उसमें देखते हैं क्या होता है। अच्छा उसमें जाने से पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा इसका ग्राफ कैसे बना था, मान लो अगर सिलेंडर होता है ऐसे, मान लो ऐसे होता सिलेंडर और ऐसे करता, तो इसके ये एक्स है, एक्स मतलब कि जो आर है ना कितना दूरी पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, यानी स्मॉल आर इसको लिख लो, ठीक है। यहां तक क्या होगा बिग आर, ठीक है, यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो गया होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड घटना शुरू हो गया होगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था, और इसका आउटसाइड कितना रहा था E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, आर बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। कोई बोला कि सरफेस पे कितना होगा, तो आप ये भी निकाल सकते हो, अभी कितना आया था सिग्मा इंटू आर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आया था ना, जब इस पॉइंट पे बिग आर और स्मॉल आर इक्वल हो जाएगा ना, तो ए क्या हो जाएगा बिग आर, ए से कट जाएगा, यानी कितना आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कोई पूछ दे इलेक्ट्रिक फील्ड एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में इसके सरफेस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप ऐसे निकाल सकते हो,
ठीक है, या फिर बोले कितना डिस्टेंस पे कितना होता है वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी इनसाइड कितना होता है तो 0 पता ही होगा, क्यों बता चुके हैं, सही है। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड कंडक्टिंग के बारे में। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, सॉलिड यानी कि अंदर से भरा हुआ होगा, कैसा होगा, बड़ा हुआ होगा। सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, हम लोग इसके बारे में क्या जाने थे कि अगर इसके अंदर हम डालेंगे चार्ज तो क्या होगा, इसके जो वॉल्यूम है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किए हम, पहले देखते हैं केस 1 में इनसाइड देखते हैं, इनसाइड कितना बन रहा होगा, फिर देखेंगे आउटसाइड, ठीक है। तो इनसाइड में क्या होगा, जो हम स्मॉल आर लेंगे वो लेस देन होगा बिग आर से, बिग आर का अंदर ले रहे हैं ना तो स्मॉल आर लेस देन बिग आर। देखिए मान लेते हैं ये होगा सिलेंडर, ऐसे ये होगा सिलेंडर, ये होगा ऐसे सिलेंडर, ठीक है। चलो अब क्या किए, इसके अंदर हम चार्ज दिए तो देखें कि यह इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो सकता है कहीं ज्यादा कहीं कम हुआ हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग मानते हैं कि यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। अभी के लिए मानिए कि यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सही है। अब हम देखना है इनसाइड, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिलेंड्रिकल के वजह से इनसाइड ही बनता है, मतलब सिलेंड्रिकल की वजह से गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ही बनता है, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं इनसाइड पहले। अच्छा ये मान लेते हैं सर, कैसे क्या होगा, ये होगा इसका गॉसियन सरफेस ऐसे, अच्छा इसके अंदर भी चार्ज बढ़ा हुआ होगा ना, ऐसे ऐसे, अच्छा भरा हुआ होगा। अब देखिए बड़ा वाला का रेडियस मान लीजिए बिग आर, छोटा वाला का रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर, सही है। इसका लेंथ मान लीजिए एल, सही है ना, यहाँ पर कितना लेंथ मान लीजिए, स्मॉल सा एल मान लीजिए, ये एल है स्मॉल सा एल, ठीक है इसका लेंथ। अच्छा अब बात बताइए, हमको कोई बोले अच्छा इसका कितना होगा, इसका पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से भी निकल रहा होगा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। अब देखो जो गॉसियन सरफेस है उसका 3 सरफेस है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक कर्व सरफेस। तो ऊपर की वजह से एरिया वेक्टर ऐसे, नीचे वाला की वजह से एरिया वेक्टर नीचे की ओर, और कर्व सरफेस से एरिया वेक्टर इधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर। देखो यहां से एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 बना रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, जो नीचे वाला है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्यों, क्योंकि देखो एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस की वजह से ही होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। तो ई हो गया कांस्टेंट, बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सब जगह बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा, तो डी ए भी इधर, ई भी इधर, थीटा 0, यानी कि ई डी मतलब डी ए ही होगा सिर्फ, कि कॉस थीटा का मान 1, तो डी ए, ठीक है। अब ई कर्व सरफेस का एक छोटा सा हम काटे टुकड़ा एरिया, तो हम लिए डी ए और ऐसा सब जोड़ दिए तो कितना होगा पूरा वाला एरिया, तो पूरा एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, 2 पाई आर एच, एच कितना है एल है, तो 2 पाई आर एल, 2 पाई स्मॉल आर एल, स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर एल, सही है, 2 पाई स्मॉल आर एल, इसको मानेंगे क्वेश्चन 1। अब देखते हैं गॉस लॉ से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब यहां से एक चीज और देख लो, यहां से आता है रो, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वॉल्यूम। मतलब देखो अगर कोई भी चार्ज एक लीनियर चीज पे, रड पे, स्टिक पे, रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल पे नहीं मतलब एक लीनियर पे है, अगर लीनियर पे है तब हम वहां पर टर्म क्या किए थे, लेमडा किए थे। अगर हमको एरिया में पता करना है कि चार्ज कितना एरिया में बटा हुआ है तो वहां पर सिग्मा करेंगे, और देखेंगे कितना वॉल्यूम में किया हुआ है तब वहां पर हम रो करेंगे, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम लेंगे जिसके अंदर जिसका अंदर चार्ज है।
तो लिए हम गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा गॉसियन सरफेस का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल, सही है, बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सॉल्यूशन 2 मान लो। 1 2 कंपेयर करो, LHS इक्वल टू LHS, इसलिए RHS इक्वल टू RHS, सही है, क्या हो जाएगा E 2 पाई आर एल इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल बाई इप्सिलॉन नॉट, सही है, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कटा, एल से एल कटा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आया रो इंटू आर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, रो इंटू आर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आया। देखो यहां से ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, यहां से आप लोग लिख सकते हो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे अपना R को बढ़ाओगे आप, देखो इसका जब एरिया बढ़ा रहे उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, जब R बढ़ा रहे हो तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि अपने अंदर ज्यादा चार्जेस ले रहा है, तो जितना चार्ज बढ़ाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा, तो वही बता रहा है जितना R बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, उसका मीनिंग यही है। सही है, यहां तक सब कुछ सही है ना, समझ गए। चलो अब देखते हैं, ये देखिए इनसाइड, अब देखते हैं आउटसाइड में कितना होगा, आउटसाइड में कितना होता है, बस वहां भी सेम यही फंडा करना है और इसी से हम लोग को पता चलेगा। देखो ऐसा ऐसा जो हम लिए अभी लिए सिलेंडर, तो ऐसा दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो फिगर कुछ भी ले लो उस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन आप लोगों को हम स्फीयर का भी करा देंगे, ऐसा बहुत सारा होता है, ठीक है, तो उसका कुछ इंड नहीं है, पर मेन में नहीं है। अब इसका क्या हो गया था, इनसाइड हो गया था, अब देख रहे हैं आउटसाइड। आउटसाइड आउटसाइड में क्या होगा, जो स्मॉल आर होगा वो ग्रेटर देन बिग आर होगा, जो बनाएंगे क्वेश्चन सरफेस वो बड़ा होगा। तो ये मान लिया होगा सिलेंडर, ये आउटसाइड, अभी पहले क्या किए थे, अभी कुछ देर पहले उसके इनसाइड किए थे, अभी कर रहे हैं आउटसाइड, ठीक है। ये ले लेते हैं सिलेंडर, ये लिए सिलेंडर ऐसे, अच्छा, और इसके अंदर हम चार्ज डाल दिए, इसके अंदर चार्ज डालें तो चार्ज क्या होगा, इसके अंदर बढ़ जाएगा चार्ज, इसका चार्ज अंदर बढ़ गया पूरा, यूनिफॉर्मली हुआ डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसका रेडियस कितना होगा बिग आर। अब हम ले रहे हैं गॉसियन सरफेस, सिलेंडर की वजह से गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल होता है, पता है ना, हाँ पता है ना। चलो अब कैसा होगा इसका गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। चलो ये हो गया इसका गॉसियन सरफेस, सही है, जो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा बाहर, ठीक है ना, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा होगा। अच्छा इसके 3 सरफेस हुए, ऊपर वाला नीचे वाला और एक कर्व सरफेस, ऊपर वाला के एरिया वेक्टर dA, नीचे वाला वजह से dA और इसके वजह से dA। ध्यान दो dA वेक्टर ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे 90 डिग्री बना रहा है, देखो एरिया वेक्टर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है, कितना होगा EDA होगा, क्योंकि EDA cos थीटा होता है, थीटा का मान 0, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना हुआ 1, cos 0 का मान 1, ठीक है ना, तो E होगा कांस्टेंट, E निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ DA, एरिया को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो कौन सा एरिया है कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का क्या होगा, किसका कर्व सरफेस, गॉसियन सरफेस वाला, तो इसका क्या होगा सरफेस 2 पाई स्मॉल r इंटू एल, सही है ना। अब निकाल इसको, मान लो क्वेश्चन 1, ये फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ ने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, सही है ना। Q इक्वल टू क्या, अभी हम देखे थे हम लोग कि रो इक्वल टू Q अपॉन वॉल्यूम, तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं हम रो इंटू वॉल्यूम, तो क्या लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, जिसके अंदर चार्ज हो, जिसके अंदर चार्ज हो,
तो इसके अंदर चार्ज, इसका यानी हमको जो ये जो बिग आर वाला है सिलेंडर, इसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई इप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन 2 मान लो LHS इक्वल टू LHS, इसलिए RHS इक्वल टू RHS, सही है ना। चलो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई इप्सिलॉन नॉट, सही है ना। पाई से पाई कटा, एल से एल कटा। इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना आया, रो इंटू आर स्क्वायर, रो इंटू आर स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आर, 2 इप्सिलॉन नॉट आर, सही है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, सही है ना। यहां तक कितना है, रो आर स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट आर, सही है। चलो यहां से देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ऐसे एक चीज निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। आर को बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमेगा। तुम खुद सोच सकते हो, जैसे जैसे जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है, मतलब जो बड़ा वाला का कितना माने थे रेडियस, स्मॉल आर, बड़ा वाला का स्मॉल आर, स्मॉल आर जैसे बढ़ाओगे बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमते रहेगा। बात सही है, चार्ज से आप दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कमेगा, सही है। यहां तक सही है। चल हो गया, यहां तक समझ गए कि नहीं समझे, नहीं समझे, समझे ना। चलो अब क्या देखते हैं हम लोग, प्लेन सीट की वजह से, क्या देखते हैं, प्लेन सीट की वजह से, उसके बाद देख लेंगे स्फीयर की वजह से कैसे होगा, ठीक है ना। तो प्लेन सीट की वजह से कैसे होगा, देखिए एक सीट लेते हैं, सीट लेते हैं, एक ऐसे सीट ले लेते हैं, एक पतला सा सीट है, पतला सा सीट, बहुत पतला, ये पूरा चार्ज मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ये पूरा जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा चार्ज, सही है ना। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। फील करो इसको। एक चीज और है जो आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, याद ये करना पड़ेगा कि ये जो सीट की वजह से, प्लेन सीट की वजह से जो गॉसियन सरफेस बनता है वो भी सिलेंड्रिकल ही होता है। याद करना पड़ेगा, हम भी याद किए, याद करना पड़ेगा। हम पढ़े बहुत सारे बुक में, तो ये पता चला है कि प्लेन सीट की वजह से जो बनता है गॉसियन सरफेस वो बनता है सिलेंड्रिकल। इसका क्या कारण है ये नहीं पता, ठीक है। जैसे कि एक है रड, रड के वजह से बनता है सिलेंड्रिकल, स्फीयर के वजह से बनता है स्फेरिकल, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंटली ये सब पता किया गया, ठीक है ना। इसका कैसे बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा, सिलेंड्रिकल बना, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल बन रहा है ऐसा, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, सही है। चलो अब क्या करते हैं, सब कुछ सही है। चलो अब देखो, जो प्लस है इसके पास इलेक्ट्रिक बन रहा होगा ऐसे, और इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सही है। जो बना हमारा गॉसियन सरफेस, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सेट, प्लेन सेट, सही है ना। चलो जो बना गॉसियन सरफेस, इसका 3 सरफेस होगा, एक ए वाला और एक ए वाला, इसका एरिया वेक्टर, और एक इसका होगा ऐसा एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ऐसे और इसका एरिया वेक्टर ऐसे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स EDA cos थीटा, थीटा का मान 1, यानी कि यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रिक, इसको मान लो फर्स्ट सरफेस, इसको मान लो सेकंड सरफेस, इसको मान लो थर्ड सरफेस। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट होगा E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है ना। तो E1 तो कुछ आएगा, E2 भी कुछ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, यहाँ भी कुछ, यहाँ पर थीटा 0 है, लेकिन यहाँ देखो एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, 90 बन रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, इसकी वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, EDA cos थीटा, थीटा का मान 0 यानी कि EDA, सही है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है फर्स्ट वजह से, EDA cos थीटा, EDA cos थीटा बड़ा लिख देते हैं सर, EDA cos थीटा, थीटा का मान 0,
यानी कि कॉस कितना हो गया 1 हो गया, ई डी है, ई क्या है कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ई हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी है, एक छोटा सा टुकड़ा का डी है, और इसका करिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब सबको जोड़ दिए, छोटा सा टुकड़ा सबको जोड़ दिए, सब ऐसा बहुत सारा काट है, सबको जोड़ दिए, कितना होगा जिसका ए वाला जो होगा जो है ना सिलेंडर, इसके जो ऊपर वाला होता है पाई आर स्क्वायर उतना ही होगा ना, इसका मान लो रेडियस आर, स्मॉल आर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यानी कि कितना का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट आ गया, अब सेकंड भी इतना ही आएगा, सही है, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट कितना आ गया 2 ई पाई आर स्क्वायर, और इसके बाद तो सेम तो वही है, ई डी ए कॉस थीटा, इसमें भी 0 है, सेम चीज ऐसे ही, अब इसमें पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई आर स्क्वायर, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया 2 ई पाई आर स्क्वायर, इसमें ई पाई आर स्क्वायर, इसमें ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, द सम ऑफ ऑल फ्लक्स इज कॉल्ड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो नेट कितना आया, जो दोनों को जोड़ दिया कितना आया 2 ई पाई आर स्क्वायर, सही है। अब देखते हैं गॉस लॉ से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ ने क्या किया था, गॉस लॉ ने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन यानी क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, अब कितना क्यू फील करो इसको, कितना क्यू, देखो अगर हम मान लो कि प्लेन शीट होगा, मान लो ये प्लेन शीट होगा, प्लेन शीट, ठीक है, अब प्लेन शीट बहुत पतला होगा, अब इसमें जो गया ना ऐसे सिलेंडर, ऐसे गया सिलेंडर, मान लो कि सिलेंडर ऐसे होगा, तो कितना चार्ज को लेगा, उतना चार्ज को ही लेगा जितना इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उतना ही होगा ना, कितना चार्ज होगा जितना इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, यानी कि Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू सिग्मा, एरिया कितना है बच्चों, इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट, इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो इक्वेशन 2, और इसको मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है, किसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको 2 ई पाई आर स्क्वायर को, ठीक है। अब देखो दोनों कंपेयर करते हैं, ठीक है, LHS इक्वल टू LHS, इसलिए RHS इक्वल टू RHS, सही है ना, क्या आएगा देखो यहाँ पर कर ले, साइड में कर देते हैं, ठीक है, देखो क्या आता है यहाँ पर 2 ई पाई आर स्क्वायर, 2 ई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट, सही है ना, देखो पाई से पाई कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, यानी कि E इक्वल टू कितना है बच्चों, E इक्वल टू आया सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, जान लो एक चार्ज प्लेन शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, समझ में आया, नहीं समझे, समझे ना, अगर समझे तो एक और एक क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व करो, क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, ठीक है, उसको सॉल्व करो तुम लोग, देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हम लेते हैं प्लेन शीट ऐसे, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कैसा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, सब जगह सब एरिया पर क्या होगा बराबर ही होगा, और एक ले लेते हैं निगेटिव चार्ज, क्या प्लेन शीट निगेटिव चार्ज, सही है ना, कोई बोले कि इस पॉइंट पर निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसके वजह से यानी इसको मान लो 1, इसको मान लो सेकंड, ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, देखो फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, उससे निकलते रहता है, यानी कि इसके वजह से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कैसे होगा इधर निकलेगा, और निगेटिव की वजह से भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनवर्ड होता है, इसकी ओर आगे रहता है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 भी कैसा होगा इसको और आते रहेगा, ठीक है, यानी ई नेट कितना होगा, ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2, सही है ना, E1 प्लस E2, E1 कितना आया था अभी हमारा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, और इसके वजह से भी अब पॉजिटिव लो या फिर निगेटिव लो आपको आएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इसके वजह से कितना आया सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, जोड़े क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था, अगर डायरेक्शन इसका इधर होता इसका इधर होता तब क्या होता 0 हो जाता,
ठीक है, एक होता है डायरेक्शन इधर और इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो कितना होता है रिजल्टेंट 0। लेकिन यहाँ पर दोनों का क्या है, डायरेक्शन सेम है, यानी कितना आया ई नेट, कितना आया ई नेट इक्वल टू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और इसका ही यूज आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में, वहां का पर कैपेसिटर का निकालना रहता है पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पर भी इसका बहुत यूज है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में, स्फीयर की वजह से कैसे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ की मदद से। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।